Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस की लास्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.6 है और इसके पहले लेक्चर के ऊपर मूव कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और यही वजह है कि आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप मेरी ऑनलाइन बैचेस के अंदर आते हैं कि भाई मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट देता हूँ एंड देन उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके हम लोग इंशाल्लाह फिर लेक्चर और क्वेश्चंस को समझने के ऊपर मूव करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.6 के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है ये एक सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। यानी कि इस पूरी एक्सरसाइज 2.6 के अंदर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे होंगे। यानी कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने इस चीज के ऊपर मूव करना है कि किस तरीके से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हम लोग पर्टिकुलरली इस चीज के ऊपर मूव करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होगा और उससे मैट्रिसेस कैसे फॉर्म किया जा रहा होता है। भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले इसको बता देता हूं। मेरा बेटा ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 के बराबर होती है उसको आप लीनियर इक्वेशन कहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सिंपल सी इक्वेशन अगर मैं लिख दूं तो ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है लीनियर इक्वेशन आ रही है। लेट सपोज आपके पास ये जो इक्वेशन आ रही है ये इक्वेशन कैसी होगी भैया। ये इक्वेशन जो आपके पास आ रही है, अल्लाह भला करे, इधर 8 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो इस पूरी एक्सरसाइज 2.6 के अंदर हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ द मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होंगी। इक्लॉन फॉर्म भी दोबारा पढ़ेंगे, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म भी, इन्वर्जन मेथड भी, मैट्रिक्स के इनवर्स मेथड भी। इसके अलावा और भी चीजें काफी सारी होंगी। मगर उन सबको समझने से पहले आपको बड़ी मजे मजे की मैं चीज सिखाऊंगा। मेरा बेटा जब कभी हम मैट्रिसेस के अंदर हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जरिए सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो बेसिक तरह की इक्वेशंस आती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द होमोजीनियस इक्वेशन एंड द अनदर वन इज कॉल्ड द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्या कहा मैंने बड़ी सिंपल सी बात करी, यहां तक किसी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे ये बात कही कि जब कभी हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मैट्रिसेस के लिए तो हमारे पास दो बेसिक तरह की इक्वेशंस होती हैं। एक कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन, एक कहलाती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये बोथ आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल। कि भाई इनके अंदर बड़े मजे का कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने आपको समझा दिया कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास दो बेसिक टाइप्स होती हैं उसकी। एक कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन, एक कहलाती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। मेरा बेटा होमोजीनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है मैट्रिसेस के अंदर भी और नॉर्मल वे में भी कि जिसके इक्वल टू के दूसरी तरफ जीरो हो। तो भाई अब जरा समझने की जरूरत यह है कि होमोजीनियस इक्वेशंस होती क्या हैं, उनको समझना चाहिए कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो मेरा प्यारा बेटा होमोजीनियस इक्वेशंस बेसिकली ऐसी इक्वेशंस होती हैं, ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की टाइप है जिसके अंदर हमारे पास कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। सही है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख देता हूं, a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इक्वल टू जीरो। एक ऐसी इक्वेशन है ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। यानी कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1z, आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा तो क्या कहलाती है, होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। इसको आसान भाषा में ऐसे करके भी लिखा जाता है, ऐसे करके ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जब कभी आप मैट्रिक्स की फॉर्म पे इसको कन्वर्ट करोगे, अब आप बोलोगे सर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो भाई वो मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा, नहीं सीखा तो मैं वो सिखा दूंगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए आपको छोटी सी बात मालूम होनी चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि होमोजीनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता, जिसके अंदर हमारे पास इक्वल टू के दूसरी तरफ वाला जो वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर होती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है x1 प्लस का 7x2 प्लस का 3x3 इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन आ रही है 11x1 प्लस का 5x2 प्लस का 2x3 प्लस का 2x3, ये 2 है, इक्वल टू जीरो। तीसरी इक्वेशन आ रही है नेगेटिव का x1 प्लस का 2x2
प्लस का 3x3 इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन आ रही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ रही हैं, मुझसे कहा जाता है कि इनका मैट्रिक्स बनाना है, तो भाई मैट्रिक्स हमेशा किससे बनेगा? जो भी पर्टिकुलर आपके पास वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होते हैं उनके ऊपर आप मैट्रिक्स बना लोगे। फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इनके कोफिशिएंट के ऊपर आप मैट्रिक्स बना लोगे। 1 7 3 11 5 2, -1 2 और 3 का 3, सही है ना भाई? और यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, आपके पास इन तीनों इक्वेशंस में किसी में भी कांस्टेंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस आ रही है, ये कौन सी इक्वेशंस है? होमोजीनियस इक्वेशंस की टाइप है। होमोजीनियस इक्वेशंस है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होती है उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? इसका अपोजिट होती हैं कि उनके अंदर हमारे पास कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इक्वल टू के बाद d। ये जो मेरे पास पर्टिकुलर इक्वेशन की टाइप आ रही है, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट मौजूद है। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना मौजूद हो। कांस्टेंट उसे ही कहते हैं ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो भाई। इसको लिखने का एक और तरीके से मैट्रिसेस में तरीका क्या होता है कि ax इज इक्वल टू b का होना। ax इज इक्वल टू b का मतलब, अगेन ये मैट्रिक लेवल के ऊपर आपने इनवर्स मेथड वगैरह में पढ़ा होगा ये सिस्टम। क्या होता है भाई? a का मतलब मैट्रिक्स a, x का मतलब वेरिएबल बेस्ड मैट्रिक्स, और b का मतलब इक्वल टू के दूसरी तरफ वाली वैल्यू, सही है ना भाई? अभी इसके ऊपर बाद में डिटेल में भी बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। फिलहाल के लिए आपको बड़ी बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूं कि होमोजीनियस इक्वेशंस वो इक्वेशन है जिनके अंदर कांस्टेंट नहीं होता। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जिनमें कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है। अभी इस चीज को भूल जाओ, इसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पक्का करना चाहता हूं, सही है ना भाई? ताकि आपको परेशानी ना हो ना इंशाल्लाह। लेट सपोज मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 3x1 प्लस का, ये 3x कर लीजिए, 3x प्लस का 4y माइनस का 7z इक्वल टू 8। यहाँ पे मौजूद है 2x माइनस का 4y नेगेटिव का 9 प्लस का 9z कर लीजिए इक्वल टू 3। और थर्ड इक्वेशन मौजूद है मेरे पास 3x प्लस का 4z इक्वल टू 5। ये मेरे पास एक सेट ऑफ इक्वेशंस आ रही हैं, सही है ना? आपके लेवल के ऊपर चलो यहाँ पे भी y भी ले लेते हैं। हालांकि आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हुए होंगे मैट्रिक लेवल के ऊपर जहां पे कोई ना कोई वेरिएबल गायब कर दिया जाता था, बट स्टिल आपके लेवल पे भी मैंने तीनों वेरिएबल शो कर दिए, सही है ना भाई? अब देखो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को अगर आप गौर से देखो, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, सही है ना? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व करना है। अब किस तरीके से सॉल्व करना है, किस मेथड पे करना है, वो एग्जामिनर बताएगा। मगर आपको पहले तो इस बात को पिक करना होगा कि ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। आया ये होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है? क्योंकि दोनों को सॉल्व करने के मेथड डिफरेंट होते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन एक बड़े मजे से आप ट्रैवल या नॉन ट्रैवल सॉल्यूशंस के ऊपर सॉल्व कर रहे होते हो। नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने के अलग मेथड होते हैं, जिसमें क्रैमर रूल आपने पढ़ा हुआ है, इन्वर्जन मेथड आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक लेवल के ऊपर, और नए मेथड जो होंगे उनको भी मैं सिखा दूंगा, सही है ना भाई? तो सबसे पहले नंबर के ऊपर फिगर आउट करना है। कैसे फिगर आउट करना है? अगर आप गौर से देखो, इन तीनों इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इन तीनों इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। कैसी है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो अगर आप इससे अपना पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स को ड्रॉ करोगे, तो मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ करती है? हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ा मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स ए, वो हमेशा वेरिएबल्स के कोफिशिएंट पे बनता है। पहली रॉ जो होगी वो फर्स्ट इक्वेशन के जरिए आएगी, इसके सारे कोफिशिएंट तरीके से लिख दोगे। क्या क्या है? 3 4 -7। जो सेकंड रॉ है वो सेकंड इक्वेशन के ऊपर बनेगी, 2 नेगेटिव का 4 9। जो थर्ड रॉ है वो थर्ड इक्वेशन पे बनेगी। हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनर ऐसी चालाकी करता है कि वेरिएबल्स आगे पीछे कर देता है। आपने सीक्वेंस को फॉलो करना होता है कि पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये अलग अलग इक्वेशन जो मैंने लिखी थी किसी वजह से लिखी थी, मैं बावला नहीं था मेरा बेटा, समझाना आपको मकसद था, सही है ना भाई? एज ए टीचर, कि मैंने पहली इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x1 x2 x3 लिखे थे, तो हमने पहले x1 रखा, फिर x2 का रखा, फिर x3 का रखा हर रॉ में। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे x y z को यूज करा। एक सीक्वेंस, एक पैटर्न के ऊपर हमेशा वैल्यूज डाली जाती है। मैट्रिक लेवल पे पढ़ चुका, आपको नई बात नहीं है, सही है ना भाई? तो यहाँ पे देखो 3 का कोफिशिएंट पहले आएगा x वाले के लिए, y का कोफिशिएंट क्या है? y के साथ कुछ भी नहीं है, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा।
और z का कोफिशिएंट क्या होगा, प्लस का 4 होगा। तो हमने तरीके से मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए होता है ये हमेशा वेरिएबल के कोफिशिएंट्स पे आता है, और फिर मैट्रिक्स बी जो होता है वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आएगा वो 8 3 और 5 होगा। इसको भी आगे चल के भी डिस्कस करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए फिलहाल अपने जहन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जहन में लेकर आ जाइए। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। मेरा बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है कि मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर आपने इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को या उनकी वैल्यूज को डाल के वेरिएबल्स को सॉल्व करना होता है, ये कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो तरह की टाइप्स होती हैं, दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। एक कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशंस, एक कहलाती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। बेटा एक ही बार तरीके से पढ़ लो, अगर आज तुमने मेहनत कर ली तो इंशाल्लाह कल को जिंदगी भर कामयाब होगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल की मैथ्स भी पढ़ा रहा होता हूं, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी कॉन्सेप्ट होता है, एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर भी कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपने इंटर अपनी मजबूत कर ली तो इंशाल्लाह हर जगह पे कामयाब हो। क्या कहा मैंने, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो टाइप्स आ रही होती हैं, होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें कांस्टेंट की वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो। फॉर एग्जांपल इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax इज इक्वल टू 0, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, और उसकी मैंने टाइप दिखा दी किस तरीके से होती है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस आर दोस इक्वेशंस जिनके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, जिनमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, और इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax इज इक्वल टू b। अब जरा इस चीज को, इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। अब जरा इस बेसिक सी बात को समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से बात को समझिएगा कि जितनी भी होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए एक्स इज इक्वल टू 0 का होना। क्या होता है बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू 0 का होना। इसके मायने क्या है, देखो इसके मायने ये हैं कि यहाँ पे ये होता क्या है। भाई ये ए के मायने ये है मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए मिलता कैसे है कि जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, जो भी आपके पास इक्वेशन जिनसे आप मैट्रिक्स को फॉर्म करोगे, जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी जिससे आप क्या फॉर्म करोगे मेरा बेटा, मैट्रिक्स को फॉर्म करोगे, उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के ऊपर ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए आपको मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है इस एग्जांपल के अंदर, लेट सपोज आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, सही है ना, ये आपकी बुक में एग्जांपल है। ये बातें मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि जो भी किताब की एग्जांपल होती है बेटा, मैं सॉल्व करवाऊं ना करवाऊं, आपने घर पे एज अ होमवर्क लाजमी सॉल्व करनी है। देखो एज अ टीचर पूरी ध्यानदारी से पढ़ाता हूं अपने ऑनलाइन बैच के बच्चों को भी और साथ में यूट्यूब वाले बच्चों को भी, कि आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपने बुक के एग्जांपल को साथ साथ सॉल्व करना है, सही है ना भाई। जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाता जाऊं, बुक के एग्जांपल को लाजमी सॉल्व करिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैट्रिक्स ए का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए बेसिकली वो मैट्रिक्स होता है जो आपको वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के तौर पे मिलता है। इधर भी यही काम है, दोनों जगहों के ऊपर यही चीज है कि मैट्रिक्स ए क्या होता है, वो मैट्रिक्स जो आप वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के ऊपर फाइंड करते हो, और ये आप मैट्रिक लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9 लेवल से, कोई इसमें नई चीज नहीं है। अच्छा मैट्रिक्स एक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक्स वो मैट्रिक्स होता है जो वेरिएबल्स को डिनोट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, इसी एग्जाम्पल की, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर कितनी तरह के वेरिएबल्स हैं, 3 तरह के वेरिएबल्स हैं। मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं पूछ रहा कि आप बोले सर x1 3 है, x2 3 है, x3 3 है, बेटा इतना लेजेंडपन नहीं चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कितनी तरह के वेरिएबल्स हैं, 3 तरह के वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3। तो भाई x का जो मैट्रिक्स होगा, x के मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, x1 x2 x3। भाई ये सारा मैट्रिक और 9 लेवल पे पढ़ा था ना, वही सेम चीज है, सही है ना भाई। और इक्वल टू के बाद 0। तो आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे हो तो मैट्रिक्स ए के अंदर मैट्रिक्स ए की वैल्यू डालते हो, एक्स के अंदर ये वेरिएबल वाला मैट्रिक्स होता है। क्लियर है भाई। तो ये जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस होती है, ये इस फॉर्मूले पे सॉल्व हो रही होती हैं। वाइल जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, इनकी स्टैंडर्ड पहचान क्या होती है, ए एक्स इज इक्वल टू बी का होना। अब इस वाले जरा फॉर्मूले को समझ लीजिए। यहां पे देखो जो ए है ना, ए के वही मायने हैं। ए क्या होता है, ए बेसिकली वो मैट्रिक्स है जो आपको वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से मिलता है। यानी कि लेट सपोज अगर आप इस एग्जांपल को कंसीडर करो, मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए, मिटा देता हूं ये वर्किंग को। अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखो तो भाई मैट्रिक्स ए क्या है मेरा बेटा, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर मैट्रिक्स ए बेसिकली ये वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स आया है, वो वाला मैट्रिक्स ए हमारे पास होता है। और ये आप स्टार्टिंग से अपने क्लास 9 क्लास 10 ग्रेड से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हो कि इक्वेशन गिवन है उससे मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है।
तो मैट्रिक्स ए तो ये है। मैट्रिक्स एक्स क्या होता है, अगेन यहाँ पे भी वेरिएबल्स वाला जो मैट्रिक्स होता है उसको कैपिटल मैट्रिक्स एक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड, तीन तरह के वेरिएबल्स पूरे क्वेश्चन में गिवन है। तो मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई और जेड। ये जो बी मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर होमोजीनियस इक्वेशन से सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे बी एग्जिस्ट करता है, वहां पे बी की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे बी की एक वैल्यू होती है। और ये बी की वैल्यू क्या होती है, बी का मैट्रिक्स कैसे बनता है कि इक्वल टू के दूसरी तरफ जितने भी नंबर्स होते हैं वो मैट्रिक्स बी में लिखे जाते हैं। आसान कर देता हूं, आप लोगों के लिए मुश्किल करके पढ़ाने की आदत नहीं है, आसान भाषा में बिल्कुल देहाती वाली जबान में, ताकि सारे बच्चों को समझ में, कि मैं भी देहाती आदमी हूं, सही है ना भाई। तो मैट्रिक्स बी बेसिकली कांस्टेंट नंबर्स का वो एलिमेंट्स जो के वेरिएबल के साथ नहीं है उनका मैट्रिक्स बनाता है। तो मैट्रिक्स बी किसका होता है, कांस्टेंट्स का। यानी कि देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स को एलिमेंट्स कौन कौन से, 8, 3 और 5, तो उनका जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स बी होगा। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आज की क्लास में मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन के मायने समझा दिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की दोनों टाइप पढ़ा दी, होमोजीनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस आर दोज इक्वेशन जिनमें कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता, while नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस आर दोज इक्वेशन जिनमें कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बी के मैट्रिक्स से डिनोट करवा रहे होते हैं। इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax इज इक्वल टू 0, इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax इज इक्वल टू b। ये सबसे बुनियादी बात है, अगर आपको एक्सरसाइज 2.6 को समझना है तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, खुदारा ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, लिटरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा मजे का कॉन्सेप्ट है, कि जब हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो हमें दो चीजें बड़ी बुनियादी तौर पे मालूम होनी चाहिए, जो कि इस पूरे के पूरे सॉल्यूशंस के अंदर हमारी बड़ी हेल्प करेंगी, कि भाई होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व किया कैसे जाता है। इस लेक्चर के पहले हिस्से में हमने पढ़ ली एक्सप्लेनेशन कि होती क्या है होमोजीनियस इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस। अब समझाने जा रहा हूं कि सॉल्यूशन कैसे करना है, जो कि आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है कि सॉल्यूशन वाले पार्ट पे मूव करेंगे कि भाई सॉल्व कैसे किया जाता है होमोजीनियस को या नॉन होमोजीनियस को। तो पहले मैं आपको समझा दूंगा होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बेटों, होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। देखो, होमोजीनियस इक्वेशंस को अगर आपने सॉल्व करना है तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हमेशा दो मेथड्स पे सॉल्व होती हैं। या तो आपका सॉल्यूशन ट्राइवल होगा, इसको ट्रिवल भी कहते हैं बहुत से लोग, या फिर नॉन ट्राइवल होता है। क्या कहा मैंने, या तो आपका सॉल्यूशन ट्राइवल होगा या फिर नॉन ट्राइवल होगा। यानी कि होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो बुनियादी तरीके होते हैं, या तो सॉल्यूशन ट्राइवल बेस्ड होगा या नॉन ट्राइवल बेस्ड होगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ट्रैवल के मायने क्या हैं, सर ये नॉन ट्रैवल के मायने क्या हैं, ये तो समझ में नहीं आया। यानी कि मैंने आपको क्या बता दिया कि भाई देखो, अब सबसे पहले क्वेश्चन की जाने जब मूव करना है तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। देखो, ये एक्सरसाइज डिटेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये बात जहन में रखिएगा। एक्सरसाइज 2.6 से एक क्वेश्चन लाजमी आपके डिटेल में आएगा और वो इसी एक्सरसाइज से लाजमी पूछा जा रहा होगा। तो भाई इसको समझना बड़ा जरूरी है कि होमोजीनियस इक्वेशन जब हम लोगों ने समझ ली कि क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि ए एक्स के दूसरी तरफ क्या मौजूद होगा, जीरो मौजूद होगा। यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो अब हमें दो बेसिक मायने मालूम होने चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है ट्राइवल मेथड, एक होता है नॉन ट्राइवल मेथड, या इसको बहुत से लोग ट्रिवल भी कहते हैं, नॉन ट्रिवल भी कहते हैं, सही है ना भाई। बहुत सिंपल सी बात करूंगा इंशाल्लाह। अब देखो, ट्रिवल मेथड के मायने क्या है, या ट्रिवल मेथड के मायने ये होते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके वेरिएबल की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए उसको आप ट्रिवल सॉल्यूशन कहते हो। नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें आपके वेरिएबल की वैल्यू, जो भी आपको इक्वेशंस के तौर पे वेरिएबल्स गिवन थे जिनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी थी बाय यूजिंग द मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी आपको इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स गिवन थे, ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स1 एक्स2 एक्स3, वाई1 वाई2 वाई3, जेड1 जेड2 जेड3, जो भी आपको वेरिएबल्स गिवन थे, अगर तो उनकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, then it will be termed as the non-trivial solution। while trivial solution क्या होता है, ऐसा पर्टिकुलर इक्वेशंस का दिया होना कि जब आपने मैट्रिसेस को अप्लाई करा, सॉल्व करा और आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए,
उसको कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन का होना। सही है ना भाई? सबसे पहले मैंने इसको, इस खाके को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। अगर डायरेक्टली ये बातें बताता तो ऑब्वियसली आप बोलते सर इतनी मुश्किल मैथ्स है, हालांकि बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जो पहली टाइप आ रही है, उसके अंदर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड ट्रिवियल सॉल्यूशन का होता है, एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस का। ट्रिवियल सॉल्यूशंस के मायने क्या है? वेरिएबल का जीरो होना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के मायने क्या है? वेरिएबल का नॉट इक्वल टू जीरो होना। ये बातें एमसीक्यूज में आने के चांसेस 99.999% है कि एमसीक्यूज में आ सकता है। सही है ना भाई? अब जरा फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। सर मतलब क्या हुआ, समझ में अभी भी बात नहीं आई? आइए आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे बात को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्वेश्चन है मासूम सा। सही है ना भाई? हमारे पास लेट सपोज प्रॉपर एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेता हूं। इधर आ रहा है 7x प्लस का 4y नेगेटिव का 8z इक्वल टू जीरो। सही है ना? इधर आ रहा है 4x माइनस का 3y प्लस का 14z इक्वल टू जीरो। इधर आ रहा है नेगेटिव का 2x, इधर क्या आ रहा है? नेगेटिव ऑफ 2x प्लस का 4y प्लस का 7z, चलो यहाँ पे z नहीं लिखता मैं जानबूझ के, इक्वल टू जीरो। आपको ये पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन है। देखो आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएगा बाखुदा। ये पास्ट पेपर से एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जो पहले किताब होती थी उसके। सही है ना भाई? एक पास्ट पेपर से बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। उसने कुछ भी नहीं आपको बताना कि भाई होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, ये आपने खुद पहचानना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आप चेक कर लोगे क्या इन इक्वेशंस के अंदर कोई कांस्टेंट आपको दिख रहा है। अंधे को भी दिख जाएगा ये, कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा। कांस्टेंट ना आने का मतलब क्या होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसी आ रही हैं? होमोजीनियस इक्वेशंस आ रही हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दोनों मेथड्स आपके जहन में आ जाएंगे। ट्रिवियल सॉल्यूशन का होना या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का होना। ट्रिवियल सॉल्यूशन के मायने क्या होती है? आपके पास जो इन एक्स वाई और जेड की एंड वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको एक सॉल्यूशन का तो आंसर पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स जो हैं इनकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, अगर अगर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि इन एक्स और वाई और जेड की कोई ना कोई, इन वेरिएबल्स की, इन अननोन्स की, इनको नॉर्मली अननोन्स कहते हैं। वेरिएबल्स मैं भी कहता हूं, वेरिएबल्स के मायने अननोन्स ही होते हैं भाई। तो वेरिएबल्स और अननोन्स एक ही चीज है, इसमें परेशान मत हो जाइएगा, एक ही बातें हैं। अगर वेरिएबल्स और अननोन्स की वैल्यूज कुछ ना कुछ आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब आपके जहन में कॉन्सेप्ट आएगा, सर पता कैसे चलेगा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन सा है, नॉन ट्रिवियल कौन सा है? तो उसको भी समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले यहां तक का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि भाई आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, इक्वेशंस गिवन होंगी, आपने फौरन से पिक कर लेना है कि होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है। अब देखो, जब होमोजीनियस इक्वेशंस आपको पता चल गई कि होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, आपके जहन में इसका फौरन सी कंडीशन आ जानी है, इसका फॉर्मूला आ गया। आपने क्या करना है? जल्दी से इसके मैट्रिसेस को बना लेना है। मैट्रिक्स ए क्या होता है? मैट्रिक्स ए होता है बेसिकली वेरिएबल्स के लिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए क्या होता है मेरा बेटा? मैट्रिक्स ए वो मैट्रिक्स होता है जो कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के ऊपर फॉर्म होता है। सही है ना भाई? तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आ जाएंगी? 7, 4, नेगेटिव ऑफ 8। अगर कहीं पे y बाद में लिखा हो, z पहले लिखा हो, तो भाई z की वैल्यू पहले नहीं आएगी, बाद में ही आएगी। क्योंकि हमेशा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि जो भी आपको जिस तरह के भी वेरिएबल्स गिवन है, उनका जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा कि x पहले आएगा, y बाद में, z बाद में। सही है ना? इस तरीके से A1 अगर है या आपको x1 गिवन है, तो इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर की एक ऑर्डर सीक्वेंस के अंदर। सही है? यहाँ पे देखो क्या है? 4 माइनस 3 14। यहाँ पे देखो नेगेटिव का 2 4। अब आप सोचोगे सर थर्ड रॉ के अंदर या थर्ड इक्वेशन में तो z ही नहीं गिवन, यहाँ पे क्या करेंगे? z का कोफिशिएंट, तो जाहिर सी बात है वो जीरो के बराबर होगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई मैट्रिक्स ए की। अब मैट्रिक्स एक्स भी बना लो। मैट्रिक्स एक्स, कैपिटल एक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होता है। इस क्वेश्चन में कितनी तरह के वेरिएबल्स आ रहे हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड। इस क्वेश्चन में कितनी तरह के मैट्रिक्स आ रहे हैं मेरा बेटा? 3 तरह के मैट्रिक्स आ रहे हैं। एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, एक का नाम है जेड। तो आपने सिंपल तरीके से इन वेरिएबल्स वाले मैट्रिसेस को भी लिख देना है। सही है ना भाई? वेरिएबल वाला मैट्रिक्स भी ड्रॉ कर देना है। आपने ये काम सबसे पहले कर लेना है। अब आपने चेक करना है ट्रिवियल सॉल्यूशन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। पहला काम क्या है? पहला काम क्वेश्चन को समझना है कि आया ये होमोजीनियस इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। जब ये काम आप कर लोगे, उसके बाद
आपने मैट्रिसेस को बना देना है। जब मैट्रिसेस को आपने फॉर्म कर दिया, उसके बाद आपने जाना है इस बात को क्लासिफाई करने कि ट्रिवल सॉल्यूशन है नॉन ट्रिवल है। अब आपके जहन में मुझे मालूम है क्या क्वेश्चन आ रहा होगा। आप पूछ रहे होंगे सर ये ट्रिवल सॉल्यूशन क्या होता है, सर ये नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी इस बात को मैं क्लियर करूंगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिवल सॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि अगर आपने अपने मैट्रिक्स का रैंक निकाला, अगर आपने अपने मैट्रिक्स का रैंक निकाला यानी कि रैंक ऑफ ए, अगर आपने अपने मैट्रिक्स का क्या निकाला, रैंक निकाला, और इस रैंक की वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ जाए, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाए। देखो इस बात को मैं क्लियर पहले भी कर चुका हूं, दोबारा कर देता हूं कि भाई वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, अननोन होता है, सही है ना भाई। तो मैं कहीं वेरिएबल यूज करूं कोई अननोन बोलूं, बात एक ही है हो रही होगी, और इनको डिनोट मैं यूज से कर रहा हूं, यानी कि वेरिएबल्स और अननोन एक ही चीज है भाई। वेरिएबल कहती है अननोन को, अननोन कहती है वेरिएबल को, इसको यू से डिनोट कर रहा हूं कि भाई ट्रिपल सॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अगर आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स बराबर आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स के, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इस मैट्रिक्स का रैंक लेता हूं और रैंक की वैल्यू आ जाए 3 के बराबर, और यहां पे गौर से देखो नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 के बराबर है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो कहलाएगा ट्रिपल सॉल्यूशन मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रिपल सॉल्यूशन मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर जब मैंने इस मैट्रिक्स का रैंक निकाला, तो रैंक निकालने के बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स और रैंक की वैल्यू मैच कर गई, तो इसीलिए ट्रिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी होता है जो कि पाकिस्तान भर के बोर्ड्स में फॉलो होता है, बट आपकी किताब में उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए हुए, इसलिए उसको नहीं करवाऊंगा मैं, बट मैं उसको बता जरूर देता हूँ कि एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर, या जब पंजाब बोर्ड या ए लेवल साइड हम पढ़ा रहे होते हैं A2 और उसकी किताबें, तो वहां पे हमारे पास एक और तनासबी बात भी की जाती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पढ़ोगे इसको, कि भाई इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है कि अगर आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो, तब भी आपका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ट्रिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर एमसीक्यूज के अंदर कभी भी आपको इक्वेशंस गिवन और आपसे कहा जाए कि बताओ ये पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्रिपल सॉल्यूशन के ऊपर है नॉन ट्रिपल के ऊपर है, तो आसान तरीकेकार क्या होता है कि आप उस सिंपल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लीजिए, अगर तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गई, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रिपल होगा। आपकी किताब में ये आसान वाला काम नहीं हुआ हुआ जो कि केपीके बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड और बलूचिस्तान बोर्ड की किताबों में इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करवाए हुए हैं। आपकी किताबों में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे करवाए हुए हैं, वो भी आसान चीज है, मुश्किल चीज वो भी नहीं है मेरा बेटा। अच्छा, तो ट्रिपल सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब नॉन ट्रिपल सॉल्यूशन क्या होता है उसको जरा गौर से देखिएगा। नॉन ट्रिपल सॉल्यूशन ये होता है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर तो हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की तादाद कम आ जाए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अननोन्स के, अगर तो हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की तादाद क्या आ जाए, कम आ जाए, किससे, नंबर ऑफ अननोन से, तो उस सूरत के अंदर जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड एज्यूम करिए कि इस मैट्रिक्स का रैंक आपके पास आ जाए 2 के बराबर। अभी मैंने रैंक निकाला नहीं है, मुझे नहीं पता क्या रैंक होगा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के जरिए समझाना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इस बात को एज्यूम करिए कि आपके पास इस मैट्रिक्स का क्या आ जाए, रैंक आ जाए 2 के बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ अननोन्स थे, यहां पे भी यू से अननोन्स को डिनोट किया जाएगा, नंबर ऑफ अननोन्स थे वो 3 थे, जबकि रैंक की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, यानी कि आपकी रैंक की वैल्यू कम आ गई एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अननोन्स के। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन बनता है नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन बनता है। ट्रिवल सॉल्यूशन कब होगा कि अगर आपके मैट्रिक्स का, आपके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के ऊपर जो मैट्रिक्स बना, अगर उस मैट्रिक्स का रैंक बराबर आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स के, देन इट इज नोन एज ट्रिपल सॉल्यूशन। वाइल नॉन ट्रिपल सॉल्यूशन कब होगा कि अगर आपकी रैंक की वैल्यू कम आ जाए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अननोन्स के, उस सूरत में ये बनता है नॉन ट्रिपल सॉल्यूशन। या फिर इसका एक और तरीकेकार भी होता है सॉल्व करने का कि अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ले लूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का सिंपली डिटर्मिनेंट ले लूं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर आ जाए जीरो के, और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, जीरो के, इसको मैं नीचे लिख के शो कर देता हूं कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लूं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाए जीरो के बराबर,
तब भी ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, ए लेवल्स, केपीके बोर्ड, या इनफैक्ट आपके लेवल पे अगर आई क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ जाए कि आपसे ये पूछा जाए कि बताओ सॉल्यूशन ट्रिवल है या नॉन ट्रिवल है, तो आसान तरीकेकार क्या है कि आपने चेक कर लिया कि सिस्टम होमोजीनियस है, तो आप फिर जल्दी से क्या कर लोगे, डिटरमिनेंट ले लोगे। अगर तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई तो इसका मतलब क्या है, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन है। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गई, यानी कि डिटरमिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू आ गई, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव के अंदर, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवल सॉल्यूशन कहलाएगा। नॉन ट्रिवल होता है डिटरमिनेंट का जीरो पे होना, और नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन क्या होता है, डिटरमिनेंट का जीरो के ऊपर होना। सही है ना भाई, सिंपल सी बात है। या फिर आपकी किताब में जो मेथड फॉलो किया जाता है, किया गया है, वो क्या है कि आप रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को निकालोगे। अगर तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ गई तो ट्रिवल सॉल्यूशन होगा, और अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स नंबर ऑफ अननोन से कम आ गई, उस सूरत के अंदर नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन होगा। ये पहली बुनियादी चीज मैंने आपको बताई है। देखो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज ही की क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाऊंगा, बहुत डिटेल में करवाऊंगा, एक एक स्टेप करवाऊंगा, तो परेशान नहीं होइएगा। देखो, ये कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है। अगर आज अपनी बेस को तुम मजबूत कर लोगे तो इंशाल्लाह तुम कल को कामयाब हो मेरा बेटा। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाके बच्चा मुझसे पूछते, सर वो यूनिवर्सिटी कैलकुलस समझ में नहीं आ रही, सर वो आपकी वजह से फास्ट या नस में तो पहुंच गए, मगर वहां जाके अब कैलकुलस समझ में नहीं आ रही। मैं उसको एक ही जवाब देता हूं कि बेटा आपकी बेसिक्स कमजोर है, इसलिए समझ में नहीं आ रही। जो आपके साथ फेडरल का है, पंजाब का बच्चा बैठा है, उसको समझ में आएगी, क्योंकि उसकी किताब अच्छी थी इंटर की। अब आपकी किताब अच्छी हो गई तो आपको भी इंशाल्लाह समझ में आएगी। आपने बस मेहनत करनी है। अगर मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह सब समझ में आएगा। कहने का मकसद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने जो चीज पढ़ाई उसको एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहले किताब में क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, आप वो क्वेश्चन का तरीकेकार, कि लेट सपोज ये पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल बाय यूजिंग दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग एनी मैट्रिक्स मेथड। एनी मैट्रिक्स मेथड कह देगा आपसे। काफी सारे मैट्रिक्स के मेथड होते हैं, 3 या 4 होते हैं, हम सारे पढ़ेंगे तकरीबन। मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, 2-3 नए होंगे, उनको भी आज डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई आपने सबसे पहले फिगर आउट करना है, आया ये जो लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, ये होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस इक्वेशंस उस सूरत में होती हैं कि अगर पूरी इक्वेशंस के अंदर, इन इक्वेशंस में अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या, होमोजीनियस इक्वेशंस है। यानी कि कांस्टेंट नहीं आ रहा, इक्वल टू के दूसरी तरफ सबके पास क्या है, जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास सिंपल तरीके से आ रही है होमोजीनियस इक्वेशन। सही है ना भाई, आपको सबसे पहले पता चल गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस बात का फैसला करना होगा कि आया ये ट्रिवल सॉल्यूशंस है या नॉन ट्रिवल सॉल्यूशंस है। क्यों? क्योंकि तरीकेकार दोनों को सॉल्व करने के मुख्तलिफ होते हैं। और कैसे मुख्तलिफ होते हैं, इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो भी सिखाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया कि लेट सपोज आपने सबसे पहला काम ये करना है, जब आपको पता चल गया, जब आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन का है, तो आपने सबसे पहले मैट्रिक्स ए को बनाना है, मैट्रिक्स एक्स को बनाना है। मैट्रिक्स ए कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स जो आपको वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के ऊपर मिलता है, इनके कोफिशिएंट्स के ऊपर मिलेगा, वो मैट्रिक्स ए कहलाएगा। तो आपने मैट्रिक्स ए को फॉर्म कर लिया। और मैट्रिक्स एक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक्स आपको वेरिएबल्स की तादाद बताएगा, वेरिएबल्स की क्वालिटी बताएगा, वेरिएबल्स की क्वांटिटी बताएगा, वेरिएबल्स की औकात बताएगा। आसान भाषा में इससे बयान नहीं कर सकता। और तो मैट्रिक्स एक्स क्या होता है, जो वेरिएबल्स गिवन होंगे उनको एक बार लिखना होता है। भाई सारे वेरिएबल उठा के नहीं लिखते, यानी कि जितनी तरह के वेरिएबल्स होते हैं उनको लिखा जाता है। लेट्स सपोज क्वेश्चन में एक एक्स वेरिएबल यूज हुआ, एक वाई हुआ, एक जेड हुआ है, तो उनको मैंने तरीके से लाइन वाइज लिख देने हैं। ना भाई, ये काम कर दिया। अब मैंने जाना है चेक करने, आए ट्रिपल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिपल सॉल्यूशन है, तो भैया आपने डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, क्योंकि आपकी किताब में उससे सॉल्व नहीं करवाया हुआ। मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैं समझता था मेरा फर्ज है कि अपने शागिर्दों को हर चीज बताई जाए। तो ट्रिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि भाई अगर तो आपका ये मैट्रिक्स ट्रिपल सॉल्यूशन पे सॉल्व हो रहा है, बेसिकली ट्रिपल या नॉन ट्रिपल सॉल्यूशन का फायदा क्या होता है, अगर आप में से किसी के जहन में बात आ रही है कि सर इसका फायदा क्या होगा, मेरा बेटा असल में आपको फाइंड जो करना है ना, एट द एंड ऑफ द डे, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो अगर तो आपका सॉल्यूशन ट्रिपल हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं, लेट सपोज इस क्वेश्चन में जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें एक्स वाई और जेड है, तो अगर तो सॉल्यूशन ट्रिपल है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी जीरो है, वाई की वैल्यू भी जीरो है, जेड की वैल्यू भी जीरो है। और अगर सॉल्यूशन नॉन ट्रिपल है तो इसका मतलब ये कि वेरिएबल्स की वैल्यूज विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है मेरा बेटा? अब ये पता कैसे चलता है कि आया सॉल्यूशन ट्रिपल है या नॉन ट्रिपल है, उसके लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप सबसे पहले मैट्रिक्स का रैंक निकालोगे दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो ट्रिपल के लिए है चाहे नॉन ट्रिपल के लिए। तो बाद में फैसला होगा ना कि ट्रिपल सॉल्यूशन है नॉन ट्रिपल है। पहले तो आपने इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, हर हालत में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है।
अगर तो रैंक्स की तादाद, अगर तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की तादाद मैच कर जाती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से या नंबर ऑफ अननोन से। लेट सपोज देखो इस क्वेश्चन के अंदर कितनी तरह के वेरिएबल्स यूज हुए, 3 तरह के, यानी कि नंबर ऑफ अननोन से नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, 3 थे। तो अगर तो इस क्वेश्चन का रैंक बराबर आ जाए 3 के, तब तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा ट्रिवल। और सिंपल तरीके से मैं लिख दूंगा हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 0 0 0। सही है ना भाई। और अगर सॉल्यूशन आ जाए नॉन ट्रिवल, देन उस सूरत में फिर वेरिएबल्स की वैल्यूज भी फाइंड की जाती है। और वो फाइंड करना मेरा बेटा बहुत आसान होता है, उसमें परेशान मत होइएगा। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अभी के लिए बस जहन में ये बात रखो, अभी के लिए बस जहन में ये बात रखो कि भाई तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर ट्रिवल सॉल्यूशन होगा तो कैसे होगा और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो भाई ट्रिवल सॉल्यूशन कैसे होगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाए। और नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन कैसे होगा कि अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कम आ जाए, छोटा आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स के। और मैंने उसकी आपको एग्जांपल भी दी कि लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन का रैंक निकालूं, अगर वो रैंक 2 के बराबर आ जाए और नंबर ऑफ अननोन्स 3 थे, उस सूरत में ये जो क्वेश्चन होगा इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हमें बेसिकली फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकालना पड़ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं वो आगे चल के क्वेश्चन में समझाऊंगा, अभी के लिए बस ध्यान में रखो। सही है। या फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, ये शॉर्ट ट्रिक आपने डिटेल के क्वेश्चन में या शॉर्ट के क्वेश्चन में यूज नहीं करनी है। अगेन मैं कहूंगा क्योंकि आपकी किताब में इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए हुए, कर सकते हो क्योंकि मैथ्स का तरीकेकार था, मैंने इसलिए आपको समझाया अपना फर्ज समझते हुए कि अगर तो आपके मैट्रिक्स का, अगर तो आपके मैट्रिक्स का डायरेक्टली डिटर्मिनेंट आप निकाल लो, कि इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है, कि आप अगर अपने मैट्रिक्स का डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाल लो और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर आ जाए 0 के, इसका मतलब होता है नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। और अगर आपके मैट्रिक्स की वैल्यू बराबर ना आए 0 के, यानी कि कोई भी वैल्यू आ जाए प्लस या माइनस के अंदर, देन इसके मतलब होता है ट्रिवल सॉल्यूशन है। तो डिटर्मिनेंट के लिए उल्टा हिसाब है, जहन में रखिएगा बात को, ये जहन में रखिएगा। अक्सर बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स को कंफ्यूज कर देते हैं भाई, अब मिक्स कर देते हैं। याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक जो मैंने पढ़ाई है, जो आसान मेथड है, वो क्या है, डिटर्मिनेंट उल्टा होता है कि ट्रिवल के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नॉन ट्रिवल के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। सही है ना भाई। यहां तक की बात सबको पल्ले पड़ती है, समझ में आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों किस बात का इंतजार कर रहे हो, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताओ कि भाई आपको बात पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है, क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, ताकि मुझे भी तो कॉन्फिडेंस मिले। और लाजमी अपने दोस्तों से शेयर करो भाई, जो आपके दोस्त कोचिंग में, कॉलेज में, जिनको समझ में नहीं आती है मुश्किल चीजें, या वो अपने जिस टीचर से पढ़ रहे वो क्लियर नहीं कर पा रहा, तो उनसे भी शेयर करना आपका फर्ज, ये सदका जारी है मेरा बेटा। सही है ना भाई। तो यह काम लाजमी करना है। तो आप हम लोगों ने समझ लिया कि होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। सही है ना भाई, हमने समझ लिया होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम मूव करेंगे जल्दी से इसके क्वेश्चन के ऊपर। किताब का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये बेसिकली इसके क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व। अब जब हम लोगों ने पूरी बात समझ ली है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर मूव करेंगे। हम लोगों ने भी समझ लिया होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स क्या होते हैं। अब जब इसको अप्लाई करेंगे बाकी बातें तभी समझ में आएंगी, बाकी बातें मुंह के फायर करने से समझ में नहीं आती है। सही है ना भाई, सिंपल सी बात करूंगा, आसान भाषा में बात करने की आदत है। फिर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को समझाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर, अच्छा आपको हमें मजे की बात बता दूं, एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखिएगा। बहुत दफा एक क्वेश्चन पेपर में आएगा कि आपको इस तरह की इक्वेशन गिवन होगी और आपसे कहा जाएगा कि बताओ इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या ये पूछा जाएगा कि इसका क्या मतलब है, कंसिस्टेंट है नॉन कंसिस्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक, कि अगर तो आपका सॉल्यूशन ट्रिवल होता है, अगर तो आपका सॉल्यूशन ट्रिवल होता है, तो आपको ट्रिवल सॉल्यूशन के ऊपर हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि आपको जो आंसर्स मिलते हैं वेरिएबल्स के, वो हमेशा यूनिक बेस पे मिलते हैं। व्हाइल नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन के ऊपर क्या होता है, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा, खुदारा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एमसीक्यूज में आएगा। और अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता जब बातें समझ में आएंगी तो फर्दर ये चीज क्लैरिफाई भी होती जाएगी। क्या कहा मैंने, कि जो ट्रिवल सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा, या फिर आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा ट्रिवल है। तो हमेशा याद रखिएगा ट्रिवल सॉल्यूशन के ऊपर आपको यूनिक सॉल्यूशन इंडिकेट करता है, ये यूनिक सॉल्यूशन इंडिकेट करता है। व्हाइल नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, जो कि रैंक अगर कम आ जाए नंबर ऑफ अननोन से, या फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर आ जाए 0 के, उस सूरत में आपको फॉर्म होता है। और इसके मायने क्या होते हैं कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा होंगे। तो ये चीज आपने बेसिक अपने जहन में रखनी है, और आपने हमेशा इस चीज को अपने जहन में रखना है। इसको मैं फर्दर आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं एप्टीट्यूड टीचर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और
नस्ट के अंदर, एनईडी के अंदर फास्ट के अंदर बच्चों को टीचिंग कर रहा हूं कि भाई मेरे शागिर्द यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बाद में और एमसीक्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है कि भाई वन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। वन सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट एक सिंगल पॉइंट पे कर रही हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वन सॉल्यूशन कहते हैं, सही है ना भाई। और अगर दो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि लीनियर लाइंस पढ़े हैं, लीनियर लाइंस होती कौन सी है, स्ट्रेट लाइन लीनियर लाइन की इक्वेशन इंडिकेट करती है, सही है ना भाई। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। कहने का मकसद क्या है, जो नो इक्वेशन यानी कि नो सॉल्यूशन जिस पे आपको मिलता है वो पैरेलल लाइंस के ऊपर आपको नो सॉल्यूशन मिल रहा होता है। वाइल अगर आपके पास एक सिंगल लाइन है तो इस सिंगल लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को। ये बात आपके लेवल की तो नहीं थी, बट चूंकि डिफरेंट बोर्ड्स की किताबों में लिखी होती है और बहुत से बच्चा जो नस की तैयारी करने के लिए हमारे पास आता है वो ए लेवल ओ लेवल जो पंजाब बोर्ड बैकग्राउंड का होता है उसको माशाल्लाह से सारी बातें मालूम होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शागिर्द भी उस लेवल के ऊपर पहुंचे, उन्हें बातें मालूम हो। क्या कहा मैंने कि दुनिया में कभी भी अगर दो लाइनें एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका हमेशा एक ही सॉल्यूशन होगा, एक एक्स और वाई की वैल्यू होती है, उसको वन सॉल्यूशन कहते हैं, सही है ना भाई, उसको वन सॉल्यूशन। और अगर दुनिया में दो लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल लाइंस हो, तो पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है। वाइल अगर आपके पास एक सिंगल लाइन है, या फिर आसान भाषा कर देता हूं कि अगर दो लाइनें हैं एक जैसी बनी हुई है, यानी कि अगर मैं एक के ऊपर एक लाइन बना दूं, अगर मैं एक के ऊपर एक लाइन बना दूं, कंसिस्टेंट इनकी डिपेंडेंसी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूं तो उस सूरत में मुझे क्या मिल जाएंगे, इनफाइनाइट इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इनफाइनाइट तरीन सॉल्यूशंस इनके होंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ रही है ना, तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, सही है। तो ये बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि वन सॉल्यूशन कब मिलता है आपको, वन सॉल्यूशन आपको मिलता है अगर दो लाइन सिर्फ आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, जस्ट पैरेलल मूव कर रही हैं, तो नो सॉल्यूशन होता है। और अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये बेसिक बातें मेरा बेटा अपने जहन में रखिएगा। जो रजिस्टर मैं आपका बनवा रहा हूँ रजिस्टर को संभाल के रखिएगा, जिंदगी भर रजिस्टर काम आएगा इंशाल्लाह, हमारे बच्चों को भी काम आएगा इंशाल्लाह, सही है ना भाई। बड़ी काम काम की बातें जो इंशाल्लाह वक्त के साथ आपको समझ में आएंगी, क्यों मैं बताता था और क्यों आपके कॉन्सेप्ट को इतना बना लेके चलता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे, फिर जाएंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर, सही है ना भाई। अब पहले समझना चाहिए हमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि अगर समझ में आएगा तो फिर कोई बात बनेगी, मजा आएगा आपको भी और इंशाल्लाह ताला मुझे भी। अच्छा तो भाई अब हम लोग फाइनली अपनी आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आज की क्लास का टॉपिक लिंक ही कर रहा है होमोजीनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन के ऊपर, जो कि ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से लिंक कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस इफ पॉसिबल। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए सॉल्व करो अगर हो सके, यानी कि वाइस वर्सा, हो सकता है ट्रिवियल निकला है, ट्रिवियल निकल आएगा सॉल्यूशन और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन समझिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यानी कि उसने आपको क्वेश्चन में बता दिया, इतनी मेहरबानी कर दी कि भाई ये जो तुम्हारे पास इक्वेशंस आ रही हैं कौन सी आ रही हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस आ रही हैं। तो आपके जहन में फौरन से कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल है, क्या है, एक्स वाई जी। आगे उसने लिख भी दिया कि भाई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगी बट हो सकता है कि ना हो, इफ पॉसिबल, यानी कि सॉल्व करो नॉन ट्रिवियल के लिए बट इफ पॉसिबल, सही है ना भाई। अच्छा अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो मुझे ये बात तो क्वेश्चन देखते भी पता चल गई थी हमें, कभी चूंकि कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशंस आ रही हैं। अब सबसे पहला काम अच्छा बच्चा क्या करेगा, इस बात को लिखेगा कि वी नो डेट आपने इसकी कंडीशन लिख देनी है। कंडीशन क्या होती है, वी नो डेट मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब आप सिंपल तरीके से हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू को बना लीजिए। मेरा बेटा मैट्रिक्स ए आपके पास क्या होगा, देखो मैट्रिक्स ए क्या होता है, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के ऊपर। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 2 और z का कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव का 2। सेकंड रॉ के अंदर, सेकंड इक्वेशन में क्या आ रहा है, x का कोफिशिएंट आ रहा है 2, y का कोफिशिएंट आ रहा है 1 और z का कोफिशिएंट आ रहा है 5। थर्ड इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट आ रहा है 5, y का कोफिशिएंट आ रहा है 4 और z का कोफिशिएंट आ रहा है 8 के बराबर, सही है ना भाई। और x वाला मैट्रिक्स भी गौर से देख लो मेरा बेटा, इस ये मैट्रिक्स कौन सा होता है, वेरिएबल्स का होता है। इस क्वेश्चन में कितनी तरह के वेरिएबल यूज हुए, 3 तरह के, एक x है, एक y है, एक z है। तो इन तीनों को हमने लाइन वाइज तरीके से लिख देना है। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, सबसे पहला काम, सबसे बुनियादी काम हम लोगों ने कर देना है। अच्छा भाई अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से हम लोगों ने चेक करना है आया ये होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी। आपके जहन में फौरन से मेरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि भाई होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन पे होती है नॉन ट्रिवियल पे होती है। अब मुझे वेरीफाई करने आया ये सॉल्यूशन ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। दोनों सूरतों में मुझे सबसे पहले इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरा प्यारा शागिर्द, इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना पड़ेगा।
और रैंक निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर रैंक निकालूंगा तो पता चलेगा ना कि ट्रिपल सॉल्यूशन आया नॉन ट्रिपल आया। तो सबसे पहले रैंक निकाल लेंगे। रैंक निकाला, अब तमाम बच्चों को मैंने सिखाया हुआ है, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई देखो रैंक हम कैसे निकालते थे, लास्ट एक्सरसाइज बहुत डिटेल में समझाई थी ना मैंने मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे अगर इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, मैं लिख दूंगा फाइंडिंग दी रैंक, फाइंडिंग दी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंडिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, फाइंडिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। और अगर आप पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड साइड पे पूछो ना मेरा बेटा, तो वहां पे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे। वहां पे डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल के हम फैसला कर लेते हैं और फिर वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड कर सकते होते हैं। बट चूंकि आपकी किताब के अंदर उस मेथड को फॉलो नहीं किया हुआ, इसलिए मैं उस पर नहीं कर पा रहा। हम रैंक वाले मैट्रिक्स मेथड को ही फॉलो कर रहे होंगे, सही है ना भाई। हमने क्या लिखना है, सिंपल तरीके से फाइंडिंग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। कैसे निकालेंगे मेरा प्यारा बच्चा, रैंक कैसे निकालते थे कि रैंक के मायने ये होते हैं हम इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि मैं इस मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सारी बातें पढ़ा चुका हूं। अब इक्लॉन फॉर्म क्या कहती है कि भाई पहली रो का पहला एलिमेंट वन होना चाहिए, लीडिंग वन, फिर दूसरी रो में यहाँ पे वन होना चाहिए, फिर तीसरी रो में सबसे नीचे वन होना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हम खाली इसको अप्लाई करना है, सही है ना भाई। तो यहाँ पे वन चाहिए, फिर यहाँ पे वन चाहिए अगर बन सका तो। आइए जल्दी से कर लेते हैं। तो भाई इक्लॉन फॉर्म क्या कहती है, जो लीडिंग वंस होते हैं उनके नीचे की तमाम वैल्यूज भी हमें जीरो करनी होती है, उसके बाद रैंक की वैल्यू आ जाती है, सही है ना भाई। तो सबसे पहले अगर मुझे इस वन के नीचे यहाँ पे टू बनाना है, तो इस टू कैसे फॉर्म करूंगा, मैंने आपको बताया था रैंक पढ़ाते हुए, इक्लॉन फॉर्म पढ़ाते हुए, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पढ़ाते हुए, लास्ट एक्सरसाइज बहुत डिटेल में समझाई हुई है। अगर मुझे यहाँ पे टू बनाना है तो सिंपल तरीके से इस रॉ को ऊपर वाली रॉ से प्लस माइनस करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिख देंगे भैया रॉ नंबर टू के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, और क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि भाई रॉ नंबर टू को सबट्रैक्ट करवा रहा हूं किससे, ट्वाइस ऑफ रॉ वन के साथ। लिखा करें तो अच्छी बात होगी आपके लिए, किताब में आप देखोगे नहीं लिखा जाता, ये सॉल्यूशन देखोगे बहुत से लोगों का नहीं लिखते, वो लोग गलत करते हैं। आपके लेवल पे बेटा आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्व करने वाला कोई बाबा जी है 50 साल के, 40 साल के, 45 साल के, उनकी मैथ्स पे ग्रिप बड़ी अच्छी होगी। मेरा बेटा आपके जैसे जो टीनेजर बच्चा है जो कि इंटर के पेपर में अपियर हो रहा है, उसकी ग्रिप इतनी अच्छी थोड़ी होगी। तो खुदारा ये फनकारी करने की जरूरत नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है ना उड़ा उड़ा के रैंक निकाल रहे हो, नहीं। स्टेप्स को शो किया करो, स्टेप्स के नंबर होते हैं, सही है ना भाई, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। अब मुझे इसको खत्म करवाना है, तो बाकी रॉज एज इट इज रहेंगी, वन टू माइनस टू, नीचे वाली रॉ भी एज इट इज रहेगी। कैसे करेंगे भैया, देखो यहाँ पे रॉ टू को मैंने पहले एज इट इज लिख दिया, और ट्वाइस ऑफ रॉ वन कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ रॉ वन क्या बन जाएगा, टू टू जर फोर, नेगेटिव का फोर। ये माइनस साइन जो माइनस ऑपरेशन का है, तो टू माइनस का टू यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। वन नेगेटिव फोर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का थ्री हो गया। फाइव नेगेटिव नेगेटिव फोर क्या हो जाएगा, फाइव प्लस का फोर, दैट विल बी नाइन ऑब्वियसली। अब ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। अब इस मैट्रिक्स में देखो हमने इस वन के नीचे तो जीरो बना दिया, अब मुझे यहाँ पे भी जीरो बनाना है। तो यहाँ पे जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से, अल्लाह वाला करे कहां भाग गया, ये रहा। सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बनाने के लिए मेरा बेटा इस फाइव को अगर जीरो में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है कि भैया सिंपल तरीके से रॉ थ्री को प्लस माइनस करवाएंगे अगेन रॉ वन के साथ, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, फाइव की जगह पे जीरो आ सके। क्योंकि इक्लॉन फॉर्म के अंदर जो भी लीडिंग वन होता है उसके नीचे के तमाम की तमाम वैल्यूज का जीरो होना कंडीशन होती है। तो सिंपल तरीके से रॉ नंबर थ्री के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, क्या करूंगा मेरा बेटा, सिंपली रॉ नंबर थ्री माइनस का फाइव टाइम्स ऑफ रॉ वन, माइनस का फाइव टाइम्स ऑफ रॉ वन। ओके, नाउ आगे क्या करेंगे भैया, बाकी सारी रॉस को तरीके से लिख दीजिए, वन टू माइनस टू, यहाँ पे क्या आ गया, जीरो माइनस थ्री और नाइन। तो रॉ थ्री की पहले वैल्यू क्या थी, फाइव फोर और एट, क्या कर रहा हूं, माइनस करवा रहा हूं किससे, फाइव टाइम्स ऑफ रॉ वन से, तो फाइव का फाइव, फाइव टू जर टेन, एंड दिस विल बी नेगेटिव टेन। तो क्या बन जाएगा बेटा, रॉ थ्री माइनस फाइव आर वन है, तो फाइव माइनस का फाइव इधर आ जाएगा सिंपल, इसको पहले नीचे क्या है यहाँ पे, जीरो माइनस थ्री और नाइन। सिंपल तरीके से फाइव माइनस का क्या हो गया, फाइव हो गया, तो यहाँ पे जीरो आ गया। फिर देखो फोर माइनस का टेन, चार में से अगर 10 निकालू मेरा बेटा, फोर माइनस का टेन, बेसिक सी मैथ्स है भाई, तमाम बच्चों को ये तो आनी चाहिए, क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव ऑफ सिक्स यार। अच्छा, फिर एट माइनस माइनस प्लस टेन क्या हो जाएगा, एट माइनस माइनस टेन, ऑब्वियसली एट प्लस टेन, दैट विल बी 18। अब देखो हमने बना लिया, हमने अपनी इक्लॉन फॉर्म किया, पहली चीज कंप्लीट करवा ली कि हम लोगों ने लीडिंग वन फर्स्ट रॉ में लेकर आ गए, उसके नीचे के तमाम एलिमेंट भी जीरो कर दिए। अब मुझे यहाँ पे लीडिंग वन चाहिए, तो यहाँ पे लीडिंग वन लाना सबसे आसान होता है कि जिस भी रॉ में आपको लीडिंग वन लाना होता है, जिस नंबर पे लाना होता है, उस नंबर से पूरी रॉ को डिवाइड करवा देते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को अलहमदुलिल्लाह बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है, तो आप में से किसी बच्चे को इसमें परेशानी नहीं होगी, मैं इतनी गारंटी दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। तो नेगेटिव का वन बाई थ्री करवा रहे हैं किसके साथ, रॉ रॉ नंबर टू के साथ, तो रॉ नंबर टू के ऊपर एक काम करवा रहा हूँ। देखो बाकी रॉ के एलिमेंट्स को एडिड लिख दोगे, उनको नहीं छेड़ना आपने, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, वो अपनी जिंदगी में मगन है, मस्त है यार, आप रहने दो। क्या बन गया, जीरो का जीरो, ये बन जाएगा वन, ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ थ्री, सही है ना भाई। हमने पूरी रॉ को नेगेटिव के वन बाई थ्री पे डिवाइड करवा दिया।
अब क्या करेंगे, इक्लॉन फॉर्म आपसे क्या कहती है कि भाई जो भी लीडिंग वन है उसके नीचे वाला नंबर जीरो होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसके नीचे वाला नंबर क्या हो, जीरो हो। अब इसको अगर जीरो करना है तो क्या करूंगा, रॉ नंबर थ्री के लिए काम करेंगे, और क्या काम करेंगे कि मैं चाहूंगा सिर्फ ये नंबर खराब हो, बाकी नंबर खराब ना हो। तो मैं सिंपल तरीके से रॉ थ्री को अगर मैं ऐड करवा दूं, किसके साथ, अल्लाह भला करे ऐड करवा दूं, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, सिक्स टाइम्स ऑफ, किसके साथ, सिक्स टाइम्स ऑफ रॉ टू के साथ। यानी कि अगर मैं अपनी देखिए रॉ नंबर थ्री को अगर मैं क्या करवा दूं, सिक्स टाइम्स ऑफ रॉ टू के साथ ऐड करवा दूं, तो इस तरीके से हमारे पास ये पर्टिकुलरली सॉल्व हो सकता है। तो हम यही काम कर रहे होंगे मेरा प्यारा बेटा, सिंपल तरीके से क्या काम कर रहे होंगे, इसी पैटर्न के ऊपर इसको फाइंड आउट करना है कि हम सिंपल तरीके से अपनी रॉ नंबर थ्री को ऐड करवा देंगे सिक्स टाइम्स ऑफ रॉ टू के ऊपर, ताकि ये नेगेटिव सिक्स प्लस सिक्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो सिंपल तरीके से देखो मेरा मैट्रिक्स पहले क्या था, उसके बाकी तमाम रॉस को एज इट इज लिख दूंगा, वन टू माइनस टू, यहाँ पे क्या आ गया, जीरो वन माइनस थ्री। अच्छा भाई, अब जरा गौर से बात समझिएगा कि रॉ थ्री ओरिजिनली पहले है क्या, रॉ थ्री अभी मौजूद है जीरो माइनस सिक्स और एटीन। इसको जब मैं सिक्स टाइम्स ऑफ रॉ टू कर रहा हूं तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है जीरो वन, और सिक्स वन, ऑब्वियसली सिक्स यहाँ पे बन जाएगा, सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना रॉ टू को, तो जीरो इंटू सिक्स जीरो हो गया, सिक्स वन दर सिक्स हो गया, और नेगेटिव का थ्री इंटू सिक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव का एटीन हो जाएगा, सिक्स थ्री जर एटीन। अब हम लोग प्लस करवा रहे हैं तो जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, माइनस सिक्स प्लस सिक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और 18 प्लस नेगेटिव का 18 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास कंडीशन पूरी हो गई और हमें फाइनली इक्लॉन फॉर्म मिल गई है। क्योंकि इक्लॉन फॉर्म हमें किस तरीके से मिल गई है कि भाई देखो यहाँ पे आ रहा है वन टू नेगेटिव टू, इधर आ गया जीरो वन नेगेटिव थ्री, इधर आ गया जीरो जीरो और जीरो आ गया। तो आपने अगर गौर से देखें तो हमें इक्लॉन फॉर्म मिल गई। इक्लॉन फॉर्म क्या कहती थी कि हर रॉ में लीडिंग वन का होना, और चूंकि तीसरी रॉ में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसलिए उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो हमें दोनों रॉस के अंदर हमें लीडिंग वन मिल रहा है, और लीडिंग वन के नीचे वाली वैल्यू भी जीरो आ रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के रैंक की वैल्यू क्या आ गई, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ लीडिंग वन, रैंक कहते किसे है, नंबर ऑफ लीडिंग वन को। तो इस क्वेश्चन में रैंक की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टू के बराबर आ गई। अब जरा क्वेश्चन को गौर से देखो, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे। अगर आप गौर से देखो इक्वेशंस को तो कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, तीन तरह के वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड। यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स की तादाद कितनी है, थ्री। तो मैं क्या लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, number of unknowns according to the question, number of unknowns are equal to थ्री। नंबर ऑफ अननोन्स किसके बराबर आ रहे हैं मेरा बेटा, इक्वल टू थ्री के बराबर आ रहे हैं। यानी कि नंबर ऑफ अननोन ज्यादा आ रही है, रैंक की वैल्यू कम आ रही है। तो मैं क्या कह सकता हूं, हेंस, हेंस, यानी कि रैंक की जो वैल्यू आ रही है, रैंक की किसके बराबर आ रही है, वो कम आ रही है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अननोन्स के। यानी कि रैंक की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, कम आ रही है एज कंपेयर टू किसको मेरा बेटा, नंबर ऑफ अननोन्स के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन आ रहा है नॉन ट्राइवल, सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, नॉन ट्रिवल, सॉल्यूशन कैसा आ रहा है मेरे प्यारे शागिर्दों, नॉन ट्रिवल। और आपने सबसे पहला काम, चाहे आपके पास सॉल्यूशन ट्रिवल हो या नॉन ट्रिवल हो, यहां तक का काम हर क्वेश्चन में करोगे। तो इस बात को इस तरीके से इस पैटर्न पे पढ़ाने का मकसद क्या है कि भाई देखो हमने इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल काम नहीं करा, ये जो भी काम कर एक्सरसाइज 2.5 में सीख चुके हैं आप लोग, कि आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन का रैंक निकाल लिया, और जो भी रैंक की वैल्यू है उसको कंपेयर करवा देना नंबर ऑफ अननोन्स के साथ। देखो आपके पास यहाँ पे रैंक की वैल्यू क्या आ रही है, टू के बराबर, जबकि नंबर ऑफ अननोन्स कितने गिवन थे, हमें थ्री गिवन थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो आ रहा है वो कम आ रहा है, और नंबर ऑफ अननोन्स की तादाद क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवल। अब यहां तक का काम हर क्वेश्चन में करना है, चाहे तुम्हारे पास सिस्टम ट्रिवल हो या नॉन ट्रिवल हो। यानी कि तुमने सबसे पहले फाइंड करना है कि सॉल्यूशन है कैसा, ट्रिवल सॉल्यूशन था, नॉन ट्रिवल था। देखो अगर तो ट्रिवल सॉल्यूशन होगा तुम्हें वेरिएबल्स की फिर वैल्यू फाइंड करनी नहीं पड़ती, तुम्हारे पास डायरेक्टली सारे वैल्यूज, वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या होंगी, जीरो के बराबर। अगर सॉल्यूशन ट्रिवल होगा, अगर तो सॉल्यूशन ट्रिवल होगा तो आपके पास तमाम के तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज किसके बराबर आनी चाहिए, फिर जीरो के बराबर होगी, लाजमी होगी। आप डायरेक्टली लिख दोगे कि ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल टू जीरो। वाइल चूंकि यहाँ पे सॉल्यूशन नॉन ट्रिवल है, तो नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपको वेरिएबल्स की वैल्यूज अब फाइंड करनी पड़ेगी। चूंकि आपका सॉल्यूशन कैसा है, आपका सॉल्यूशन तो नॉन ट्रिवल है, तो आप क्या लिखोगे, नाउ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, नाउ फाइंडिंग दी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। क्योंकि आपका सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवल है, तो आपको वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे, नाउ फाइंडिंग दी
सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, नाउ फाइंडिंग दी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कर लो, नाउ फाइंडिंग दी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ये काम बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवल है, तो हमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा तो बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, आपकी किताब में यहाँ पे आपके सॉल्यूशन को ट्रिवल दिखाया हुआ है, उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि माशाल्लाह से आपकी किताब जो है ना, ये पंजाब बोर्ड की किताब को छाप के बनाई गई है। हमारे सिंध बोर्ड के कोई भी टीचर इंतहाई नालायक टीचर्स होते हैं, तो यहाँ पे 5 नहीं आना, यहाँ पे नेगेटिव का 5 मौजूद था, उन्होंने सॉल्यूशन तो वहां से छाप लिया और क्वेश्चन वहीं से गलत उतार लिया। यानी कि उनसे ये नहीं हुआ कि वो एक दफा क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से बैठ के करते। ये गलती पंजाब बोर्ड की किताब में जो मौजूद है ना, वो गलती इन्होंने वो गलती भी छापी है, मतलब माशाल्लाह से। अलविया ये है कि ये जो सॉल्यूशन गिवन है आपको वहां पे बुक के पीछे जो आंसर गिवन है कि आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू एक्स वाई और जेड की 0 0 जो आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि भाई यहाँ पे अगर -5 होता, उस सूरत के अंदर आपके पास सिंपल तरीके से क्या होता है, ये आपके पास ट्रिपल सॉल्यूशन बन रहा होता। बट चूंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, +5 है, तो हमने +5 को लेके सॉल्व करना है। क्लियर है ना मेरा प्यारा बेटा? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए कोई भी टीचर आपको गलत कर सकता है, यानी गलती हर एक इंसान से हो सकती है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता। मैं हमेशा ये बात बच्चों को कहता हूँ कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट हमेशा आना चाहिए। क्वेश्चन कोई सा भी है, कॉन्सेप्ट ऑलवेज मैटर्स अ लॉट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब आप सिंपल तरीके से, अब चूंकि हमारे पास इस क्वेश्चन के ऊपर क्या बन रहा है, रैंक की वैल्यू कम बन रही है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अननोन्स के, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवल। और नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन या ट्रिवल सॉल्यूशन में डिफरेंस ही क्या होता है कि अगर तो यहाँ पे फॉरन से ट्रिवल सॉल्यूशन लेट सपोज बन जाता, तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, हम सिंपल तरीके से लिखते हैं हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर 0, और जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको बारी बारी 0 पे इस तरीके से शो करवा के आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाता। बट चूंकि यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवल है, तो इसका मतलब क्या है, हमें वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। तो वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड कैसे किया जाता है कि जो भी वो मैट्रिक्स जिसके ऊपर आपने रैंक को निकाला है ना, आसान भाषा में बात करूंगा, वो मैट्रिक्स जिसके ऊपर फाइनली आपको रैंक मिला था, यानी कि लास्ट वाला मैट्रिक्स जिसपे आपको रैंक मिला था, उस मैट्रिक्स को कंसीडर करना है। उस मैट्रिक्स को क्या करना है, कंसीडर करना है। देखो इस मैट्रिक्स के अंदर जो पहली रो आ रही है, ये जो पहली रो आ रही है, आपको ये बात मालूम है कि जब आपने इसको मैट्रिक्स बनाया था तो ओरिजिनली ये वेरिएबल्स के कोफिशिएंट थे, तो आपने उसी को वापस उनकी इक्वेशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। मगर ये करना किस पे, चाहो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स से भी कर सकते हो, मगर उससे ऑब्वियसली लंबा बढ़ जाएगा। आसान तरीके कार क्या है, जो भी आपका फाइनल मैट्रिक्स आया रैंक निकालने पे, उस मैट्रिक्स को आपने इक्वेशन वाली फॉर्म पे वापस कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ पे आपके पास जो 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है, सही है ना भाई? फिर ये जो 2 है, ये क्या है, ये y का कोफिशिएंट होगा, तो प्लस के साथ है क्योंकि कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब प्लस का साइन है। फिर ये जो z आ रहा है, किस पे आ रहा है, z का कोफिशिएंट आ रहा है नेगेटिव का 2z, क्या आ रहा है, नेगेटिव का 2z, इक्वल टू के बाद 0 का 0, क्योंकि हमें होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या है, 0 है। यहाँ पे देखो इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 0x है, प्लस का 1y है, माइनस का 3z इक्वल टू 0। और थर्ड रो हमारे पास पूरी की पूरी 0 आ रही है, यानी कि 0x प्लस का 0y प्लस का 0z, सही है ना भाई? तो वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड कैसे किया जाता है मेरा बेटा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है कि आपने सिंपल तरीके से वो मैट्रिक्स जिसके ऊपर आपको अपना पर्टिकुलरली रैंक मिला था, आपने उस मैट्रिक्स को वापस रॉज में कन्वर्ट करना है। और इन रॉज को मैं एक दफा यहाँ पे तरीके से लिख देता हूँ ताकि बार बार मुझे ऊपर ना जाना पड़े। तो x प्लस 2y माइनस का 2z इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आई, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या आई, y माइनस का 3z इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। और यहाँ पे चूंकि तीसरी इक्वेशन के अंदर तमाम वैल्यूज ही 0 है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या स्टेप करा, दोबारा देख लीजिएगा। अगर तो हमारे पास रैंक की वैल्यू कम आ जाती है नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन नॉन ट्रिवल है। नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन में आपको वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसपे आपको रैंक मिला था, उस मैट्रिक्स को अब वापस आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो पहला एलिमेंट होगा वो पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, दूसरा वेरिएबल दूसरा एलिमेंट दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट, और तीसरा एलिमेंट तीसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट। और इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 लिखा जाएगा, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन थी। अब सॉल्व कैसे करेंगे मेरा बेटा, सॉल्व करने का तरीकेकार साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व, लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2 आसान लग रही है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 2 से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, उसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, आपको सिंपल तरीके से x की वैल्यू मिल जाएगी। वरना एक आसान तरीकेकार भी होता है, और वो आसान तरीकेकार ये कि अगर कभी भी आपका सॉल्यूशन कैसा हो, नॉन ट्रिवियल हो, अगर कभी भी हमारा सॉल्यूशन अगर नॉन ट्रिवियल हो, तो हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जब आपने उनकी इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया तो आपकी चॉइस है कि उन इक्वेशन के अंदर किसी भी वेरिएबल को आप सपोज करवा सकते हो के ऊपर, किसी को भी सपोज करवा सकते हो के ऊपर। के क्या है? के भी एक वेरिएबल ही है, यानी कि अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसको सपोज करवा सकते हो के ऊपर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन इक्वेशंस को जब हमने ऊपर से निकाल लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो सॉल्व करने का तरीकेकार अगेन एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। हम करेंगे क्या कि हमने इनको सिंप्लीफाई करवाना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाते हैं ना बचपन से लेकर के। आपने y की वैल्यू निकालोगे, उसको x में पुट करोगे, y में पुट कर दोगे, आपके पास सिंपल तरीके से x और z के आंसर्स आ रहे होंगे। अच्छा, इनको नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन जितने भी आपके पास होंगे, उनमें हमेशा क्या करना होता है, वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना होता है, यानी कि वेरिएबल्स की फिर आपको वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो इसको करने के एक शॉर्ट ट्रिक है, एक आसान मेथड है, बड़ा आसान सा है, कि नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन में आप कभी भी अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड कर रहे हो, तो आपने क्या करना होगा, आपने हमेशा आपके पास जो भी वेरिएबल्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको x y और z गिवन है, आपने उनमें से कोई भी एक वेरिएबल के बराबर सपोज करवा लेना है। के बेसिकली हमारा एक अननोन बेस वेरिएबल होगा, जिसके ऊपर हम अपने आंसर्स को निकाला करेंगे। ये के क्या होता है, चूंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाऊं, तो लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू 3z आ गई, इसको उठा के अगर आप इक्वेशन 1 में डाल दोगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो z की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे आप। तो उसके लिए एक आसान सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी भी नॉन ट्रिवियल अगर सोल्यूशन आ रहा हो, तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने अपने तीनों में से किसी भी वेरिएबल को, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, x को k कहो, y को k कहो, z को k कहो, बट किसी एक को k कहना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि z बराबर है k के, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने कह दिया कि z बराबर है किसके, k के। सही है ना भाई? अब सिंपल तरीके से इसको उठा के आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्या लिखूंगा, पुटिंग z इज इक्वल टू के इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपके पास z की भी वैल्यू आ जाएगी, y की भी आ जाएगी, और फिर x की भी आ जाएगी इवेंचुअली। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस का 3 का 3, z की जगह पे आपने डाल दिया k इक्वल टू 0, तो आपके पास y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3k के बराबर आ जाएगी। सही है ना भाई? अब आपके पास z भी है, y भी है, तो इक्वेशन नंबर 1 में जाऊंगा, y और z में उनकी वैल्यू डाल दूंगा, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा काम करना है। जब कभी अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन में क्या बन जाए, या किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर आप करते क्या हो, वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करते हो। कैसे फाइंड करोगे, कि आप इन तीनों में से किसी भी वेरिएबल को कह सकते थे के, हमेशा आसान वेरिएबल को कहो तो जिंदगी आसान है। तो मैंने जेड को कह दिया फॉर एग्जांपल, आप चाहते तो एक्स को भी कह सकते थे, आपकी चॉइस है, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो हमने क्या करा, एक किसी वेरिएबल को के ऊपर सपोज कर लिया। अच्छा अगेन ये आपकी चॉइस है, आप ए पे सपोज करो, बी पे करो, सी पे करो, के पे करो। हमने के इसलिए लिया क्योंकि बहुत दफा मैट्रिक्स के अंदर ए बी सी यूज हो रहा होता है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना पैदा हो, इसलिए हम लोगों ने अलग वेरिएबल लिया के, और आपकी किताब में भी के से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। सही है ना भाई? तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, एक्स का एक्स प्लस का 2, वाई की जगह पे आ जाएगा 3k माइनस का 2z, जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू के हम लोगों ने सपोज करी हुई है। तो क्या बन जाएगा, x प्लस का 6k माइनस का 2k इक्वल टू 0। तो आपके पास फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ 4k, क्योंकि 6k माइनस 2k हो जाएगा प्लस का 4k, जब प्लस का 4k इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ 4k। तो लास्ट में आप लिख दोगे रिजल्ट के तौर पे, रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट में रिजल्ट के तौर पे क्या लिखोगे, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव 4k, y is equal to 3k and z is equal to k। तो आपने लास्ट में इस रिजल्ट को खुदारा लाजमी लिखना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन को समझ पाए हो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा? मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आया, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने चेक करना है होमोजीनियस इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस है। आपको पता चल गया होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो ही मेथड्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ट्रिवियल सॉल्यूशन, अदर वन इज कॉल्ड द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। भाई कोई भी मेथड हो, पहला काम हर हालत में आपने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को फाइंड करना होगा। कोई भी सॉल्यूशन हो, ट्रिवियल हो नॉन ट्रिवियल हो, पहले तो रैंक ही निकालोगे ना मेरा बेटा। तो रैंक निकालने के लिए पहले आपने तरीकेकार को अप्लाई करा, लास्ट एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। रैंक की वैल्यू डिसाइड करेगी कि सॉल्यूशन ट्रिवियल है नॉन ट्रिवियल है। लेट सपोज अगर तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होता, तो आप सिंपल तरीके से एक लाइन पे लिखते हैं द सॉल्यूशन इज ट्रिवियल, सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज जीरो, यानी कि जो भी वेरिएबल की वैल्यूज होंगी सारी जीरो होती है, उसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज डायरेक्टली जीरो होती है अगर सॉल्यूशन ट्रिवियल होगा। वाइल चूंकि एग्जामिनर ने जानबूझ के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिए,
क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में 7 नंबर के लिए पूछा जाएगा डिटेल में। तो हमने क्या करना है, क्योंकि सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल था, तो हमने सिंपल एक्स वाई और जेड की वैल्यू को निकालना है। और निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि जो भी आपके पास लास्ट मैट्रिक्स बन रहा होगा जिसके ऊपर आपने रैंक की वैल्यू निकाली थी ना, उस मैट्रिक्स को आप रॉस के से वापस इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, उन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे साइमल्टेनियसली। आपने बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स गिवन होंगे उनको किसी चौथे वेरिएबल के ऊपर आपने सपोज करना होगा और उसके ऊपर सारे आंसर को कन्वर्ट कर देना होगा। आपकी चॉइस है एक्स को के बराबर लो, वाई को के बराबर लो या जेड को लो, मगर ले लो ताकि आपके लिए तीनों के तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना आसान हो जाए। इस तरीके से हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा और एक क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शागिर्दों, सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, पहले बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं या जो बच्चे मुझसे दुनिया भर में यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पहले बच्चे का कॉन्सेप्ट बनाऊं। तो अगर आप देखो मेरी वीडियोस की खास बात ये है कि उसमें पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बड़ा जोर होता है, उसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्यूशन के ऊपर जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करवाने तो आपको 1,500 ज्यादा लोग मिल जाएंगे, बट सॉल्यूशन के ऊपर बहुत कम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। सही है ना भाई? तो ये चीज आपके लिए क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है। तो मैंने इसलिए पहले आपको समझाया होमोजीनियस, फिर नॉन होमोजीनियस, देन आपको फिर होमोजीनियस की वर्किंग के बारे में बताया था, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मैंने आपको इवेंचुअली सॉल्व करवा दिया। अब पार्ट नंबर 2 मैं चाहता हूं कि देखो जितने बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ईमानदारी के साथ वीडियो को स्टॉप करना है आपने, और पार्ट नंबर 2 पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है। देखो पार्ट नंबर 2 मैं सॉल्व करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, और इवेंचुअली मैं करवाऊंगा आगे सॉल्यूशन के भी। पार्ट नंबर 2 का मैंने सॉल्व कर रहा हूं भी, सही है ना भाई? तो वीडियो के आगे सॉल्यूशन मौजूद है, बट पहले ईमानदारी के साथ वीडियो को स्टॉप करिए और पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का खुद से सॉल्व करिए, ट्राई करिए। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप सॉल्व नहीं कर सकते, बाखुदा आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे मुझसे कहते हैं मैथ्स मुश्किल है। बेटा मैं नेक्स्ट लेवल पे भी पढ़ाता हूँ, मैं आईबी लेवल पे भी पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी लेवल पे पढ़ाता हूँ। मैं पाकिस्तान की बड़ी मशहूर कोचिंग सेंटर का मेन फैकल्टी मेंबर हूँ, मैं एक सप्लाई चेन ऑफिसर हूँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। कहने का मकसद ये है कि जब मैं इतने लेवल्स के ऊपर लोगों को देखता हूँ, ट्रीट करता हूँ, एंड एज अ सप्लाई चेन ऑफिसर हमारे तो मेन काम ही लोगों से डीलिंग करना होता है, या एज अ मैथमेटिशियन, एज अ टीचर मेरा मेन काम लोगों से डील करना होता है नफ्सियात के ऊपर। मैं हमेशा बच्चे की एक नफ्सियात देखता हूँ, बच्चा कहता है सर मैथ्स मुश्किल लग रही है, या सर सॉल्व नहीं हो रहा, या सर क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, या सर किताब इतनी मुश्किल कर दी, अजाब बना दी। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, किताब मुश्किल नहीं है। ये पहले सिंध बोर्ड की किताब बहुत आसान थी, बाकी पाकिस्तान भर का बच्चा, दुनिया भर का बच्चा एक क्वेश्चन पढ़ रहा होता था और हम चीखते रहते थे खुदारा मुश्किल करो इसको। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्सिटी लेवल पे सिंध का बच्चा जाता था उसको कंपीट ही नहीं कर पाता था, वो ड्रॉप कर देता था, या बहुत से केसेस में तो नस में जा ही नहीं पाता बच्चा, आईबी में जा ही नहीं पाता था। तो ये किताब आपके लिए जरूरी थी, जरूरी है। और इस किताब में कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल आपका जहन है जो आपको कह रहा है कि आपने आगे नहीं बढ़ना। आपने उस जहन को बीट करना है, आपने उस शैतान को पत्थर मारना है, चमाड़ खींच के मुंह पे मारना है आपने। जब आपके जहन में ख्याल है किताब मुश्किल है, आपने कोशिश करनी है। बेटा कोशिश करोगे तो किसी मुकाम पे जाओगे इंशाल्लाह, कोशिश करोगे तो किसी मुकाम के ऊपर पहुंचोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। इन माँ बाप ने तुमसे पैसे थोड़ी खाने हैं मेरा बेटा, मेहनत तुमने करनी है। तो मैं हमेशा बच्चों को गाइड करता हूँ, मुझे गाइड करना अपने शागिर्दों को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये यंग जनरेशन है, ये इस कौम को आगे बढ़ाएगी, यही इस कौम का मुस्तकबिल है। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बेटा कोई भी मेहनत नहीं करेगा, सही है ना भाई? इसी बात के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे मूव करेंगे। अगेन पहले आप लोगों ने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपने खुद से सॉल्व करना है, और जब आपसे सॉल्व नहीं होगा तब आप सॉल्यूशन को छापोगे, आप सॉल्यूशन को बाद में देखोगे, पहले आप खुद से सॉल्व करोगे, सही है ना भाई? तो यहीं पे मैं ये बात कहूंगा आप तमाम लोगों से, खुदारा आपने काम लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जरा गौर से देखिएगा। देखो मुझे प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है पार्ट नंबर 1 देखो पहला क्वेश्चन है, अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे बात आपके लिए बड़ी आसान होती जाएगी इंशाल्लाह ताला। अभी हम पार्ट नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। देखो किसी भी चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है बाखुदा। आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, सब आपके पास पेपर में जब क्वेश्चन आएगा वो क्या कहा जाएगा, होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन है, आपको इनका ट्राइवल सॉल्यूशन नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, सही है ना भाई? अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने सिंपली फाइंड आउट कर लिया होमोजीनियस इक्वेशन है। सबसे पहले आप यहाँ से मैट्रिक्स को फॉर्म करोगे। मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करोगे मेरा बेटा? आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस गिवन होती है तो मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं कि भाई आपको देखो पहली रो के अंदर ये x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 4, z का कोफिशिएंट क्या है 2। सेकंड रॉ के अंदर गौर से देखिएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 1, z का कोफिशिएंट क्या है -3। थर्ड रॉ में देखिएगा क्या है मेरा बेटा, x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है 2,
और z का कोफिशिएंट क्या है -4। तो हमने इस तरीके से अपने कोफिशिएंट्स के ऊपर मैट्रिक्स ए को सबसे पहले फॉर्म कर लिया। अब हम लोग फॉर्म करेंगे किसको, मैट्रिक्स बी को, मैट्रिक्स एक्स को, सॉरी मैट्रिक्स एक्स क्या होता है मेरा बेटा, ये अननोन्स का मैट्रिक्स होता है। तो आपके इस क्वेश्चन में जितने कितने तरह के अननोन्स आ रहे हैं भाई, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये 3 तरह के अननोन्स आ रहे हैं। तो आपने सिंपल तरीके से उनको यहाँ पे एक दफा प्लेस कर देने, सही है ना। यानी कि इसका मतलब क्या, ये मैट्रिक्स आपको बता रहा है कि अननोन्स की तादाद कितनी है इस क्वेश्चन में, 3 के बराबर है। क्लियर है भाई, ये बहुत सिंपल सी बात है, ये अपने लिए लिख भी लो कहीं पे, बाद में लिख भी लीजिएगा। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मुझे मालूम है होमोजीनियस इक्वेशन है। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, वी विल फाइंड द रैंक। क्या फाइंड आउट करेंगे मेरा बेटा, रैंक की वैल्यू को। अब रैंक कैसे फाइंड करते हैं, कैसे नहीं करते, बहुत सिंपल तरीके कार है। तो मैं क्या लिखूंगा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रैंक। तो फॉर रैंक ऑफ ए, तो किस तरीके से रैंक निकालते हैं, हम सबको निकालना मेरा प्यारा बेटा। आहिस्ता आहिस्ता देखो रैंक निकालने का तरीकेकार, किसी बच्चे को कोई मसला तो इस क्वेश्चन में समझ लीजिएगा, रैंक बहुत सिंपल चीज होती है। रैंक का मतलब ये होता है कि आपने पहले अपने क्वेश्चन को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपकी हर रॉ के अंदर आपको लीडिंग वन मिलना चाहिए एक स्टेयर केस के ऊपर। यानी कि रैंक का मतलब क्या होता है, लीडिंग वन, हर रॉ के अंदर आपको लीडिंग वन का मिलना विद फॉलो ऑफ स्टेयर केस। अच्छा भाई, अब देखो मुझे इस मैट्रिक्स के अंदर पहला एलिमेंट तो वन गिवन है। अब मुझे इस वन के नीचे वाले बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स को क्या करना है, 0 के बराबर बनाना है। तो हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से मैं रॉ नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा ट्वाइस ऑफ रॉ नंबर 1 से। सही है ना मेरा प्यारा बेटा। तो अब जरा गौर से देखिएगा, हम रॉ नंबर 2 के लिए काम कर रहे हैं और मैं रॉ नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा ट्वाइस ऑफ रॉ नंबर 1 से। तो रॉ नंबर 1 पहले से क्या है, 1 4 2, और यहाँ पे रॉ नंबर 3 क्या है, 3 2 नेगेटिव ऑफ 4। देखो भाई, हमारे पास सिंपल तरीके से रॉ नंबर 2 क्या मौजूद है, 2 1 -3, और ट्वाइस ऑफ रॉ नंबर 1 क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4 2 जार 8, और ये बन जाएगा 2 2 जार 4। अगर मैं रॉ 2 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ ट्वाइस ऑफ रॉ 1 से, तो 2 2 जार यहाँ पर आ गया, 2 - 2 0 हो गया, 1 माइनस का 8 क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 7, -3 - 4 क्या हो जाएगा, -3 - 4, ये भी हो जाएगा आपके पास माइनस का 7। सही है ना भाई। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब भाई इस मैट्रिक्स के अंदर मुझे ये वाले एलिमेंट को भी 0 के बराबर बनाना होगा। कैसे बनाऊंगा भाई, सिंपल तरीके से रॉ नंबर 3 को, सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे मेरा बेटा, रॉ नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा थ्राइस ऑफ रॉ 1 से, थ्राइस ऑफ रॉ 1 से सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। देखो पहले से ये क्या मौजूद है, 1 4 2 0 -7 और -7 एज इट इज। हमें बेसिकली रॉ नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करवाना है थ्राइस ऑफ रॉ 1 से। तो रॉ नंबर 3 पहले से क्या है, 3 2 -4। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करवाना है थ्राइस ऑफ रॉ 1 से, तो रॉ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 और 3 2 जार 6। ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे करता हूँ कि भाई पेपर में कभी भी फंसो अलग से हमेशा रफ में शो कर दिया करो, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो भाई माइनस करवा दो रॉ 3 माइनस का थ्राइस और रॉ 1, तो क्या बन जाएगा, 3 - 3, यहाँ पर 0 आ गया, 2 माइनस का 12 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस का 10 हो जाएगा, -4 -6 क्या हो जाएगा, इधर आ गया माइनस का 10 आ गया। क्लियर है भाई, -4 -6 क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से अब मुझे यहाँ पे चूंकि 1 लेकर आना है, हमें चूंकि लीडिंग वन हर रॉ में चाहिए होता है, मुझे यहाँ पे अगर 1 लेकर आना है तो जाहिर सी बात है 1 लाने के लिए हमेशा हम उसी नंबर से पूरी रॉ को डिवाइड करवा देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रॉ नंबर 2, यानी कि पूरी की पूरी रॉ नंबर 2 से 1/7 को डिवाइड करवा दूंगा। तो मेरा बेटा देखो पहले से यहाँ पे क्या मौजूद है, 1 4 2, थर्ड रॉ में क्या है, 0 -10 -10। अगर मैं पूरी की पूरी सेकंड रॉ को नेगेटिव के 1/7 से डिवाइड करवाऊं, तो 0 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 1/7 0 हो जाएगा, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 7 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा, क्योंकि जब नेगेटिव के 7 को नेगेटिव के 7 से डिवाइड करवाऊंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब नेगेटिव के 7 को नेगेटिव के 7 से डिवाइड करवाऊंगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, सिंपल सी बात। अब क्या करेंगे, देन बहुत सिंपल सा काम आपने करना है, और वो सिंपल सा काम ये करेंगे कि भाई सिंपल तरीके से अब हम लोग इस वाले एलिमेंट को पहले 0 बना देंगे।
क्यों? या फिर आप और आसान कर लो, इस वाले एलिमेंट को सिंपली जीरो कर दो, सही है ना, इस वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। कैसे जीरो करोगे मेरा बेटा? बहुत बेसिक स्टेप है कि हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इस वन के नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। और ये जीरो किस तरीके से बनाएंगे कि हम यहाँ पे इस बात को लिखेंगे, किस बात को लिखेंगे मेरा बेटा, कि हम सिंपली रॉ थ्री प्लस का थ्राइस 10 टाइम्स ऑफ रॉ टू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जीरो लेकर आना है ना, तो सिंपल तरीके से 10 टाइम्स ऑफ रॉ टू करेंगे। यानी कि देखो पहले से मेरे पास रॉ वन क्या है, ये है 1 4 2, सही है ना भाई। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1 1 एज इट इज, सही है ना। तो अब देखो मेरे पास इसको अगर मैं रॉ नंबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 × 10 जीरो ही हो जाएगा, 1 × 10 10 हो जाएगा, 1 × 10 10 हो जाएगा। ओके, और रॉ नंबर 3 की वैल्यू क्या है, 0 -10 -10। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ नंबर 3 प्लस का रॉ नंबर 2 कर रहे हैं 10 टाइम्स, तो भाई क्या बन जाएगा, 0 + 0 0 ही बन गया, -10 + 10 क्या बन जाएगा, -10 + 10 यह आ जाएगा 0, और -10 + 10 यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से फाइनली हमें ये मैट्रिक्स का रैंक मिल जाना है। हमारे पास इस तरीके से इक्लॉन फॉर्म प्रूव हो गई है, और जब इक्लॉन फॉर्म प्रूव हो जाती है तब हमें सिंपल तरीके से क्या मिल जाता है मेरा बेटा, रैंक मिल जाता है। तो अब देखो हमें रैंक मिल गया। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ लीडिंग वन। नंबर ऑफ लीडिंग वन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास रैंक की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2 के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस, अगर आपको याद हो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे मेरा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ अननोन्स थे 3 के बराबर। इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ अननोन्स किसके बराबर थे, 3 के बराबर। तो क्या लिख सकता हूं, सिंस नंबर ऑफ अननोन्स, since number of unknowns, since number of unknowns were equal to 3, since number of unknowns were equal to 3, यानी कि hence रैंक की जो वैल्यू आ रही है ये छोटी आ रही है एज कंपेयर टू किससे, नंबर ऑफ अननोन से। आपके पास रैंक की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स क्या थे, 3 थे। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि रैंक की वैल्यू छोटी आ रही है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ अननोन्स के। इसके मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन कैसा हमें मिलेगा, नॉन ट्राइवल। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के मायने क्या होते हैं कि हमें तमाम अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? जब कभी आपके पास रैंक की वैल्यू कम आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स के मुकाबले के अंदर, इसका मतलब क्या होता है कि आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मिलेगा। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के मायने क्या है कि आपको तमाम के तमाम अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। सिंस, तो यहां पे इस बात को लिख भी देंगे, since solution is non-trivial, since solution is non-trivial, since solution is non-trivial, hence since solution is non-trivial, since solution is non-trivial, hence we have to find the values of all unknowns, hence we have to find, hence we have to find the values of, hence we have to find the values of unknowns। तो मेरे प्यारे बच्चों, अननोन्स की वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये बहुत आसान सा स्टेप है, इसमें खुदारा कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको अगर अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड करना है तो कैसे करोगे। आपके पास जो भी ये मैट्रिक्स आया, आपके पास जो ये रैंक जिस मैट्रिक्स के ऊपर आपको लास्ट मैट्रिक्स के ऊपर मिलता है, इस वाले मैट्रिक्स को लेना है। जिस लास्ट मैट्रिक्स के ऊपर आपको रैंक की वैल्यू अचीव होती है, उस वैल्यू को आपने, उस मैट्रिक्स को आपने लेना है, और यहां से हम लोग रैंक बनाएंगे। अब यहां से हम लोग अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। कैसे इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे, देखो पहली रॉ क्या आ रही है, 1 4 2। इसका मतलब क्या है, इस रॉ का मतलब क्या है कि हमारे पास सिंपल तरीके से, हमारे पास सिंपल तरीके से एक्स का एक्स एज इट इज रहेगा, आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 4y, आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 2z इक्वल टू 0। यानी कि क्या बन गया, x + 4y प्लस का 2z इक्वल टू 0। सही है ना भाई, क्योंकि हमारे पास पहली रॉ क्या आ रही है, 1 4z। इसका मतलब क्या है, ये x का कोफिशिएंट है, ये किसका कोफिशिएंट है, y का, ये किसका कोफिशिएंट है, z का। सही है ना भाई। जो दूसरी रॉ आ रही है वो क्या आ रही है, 0 1 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि x का कोफिशिएंट तो 0 है, y का कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया, और z का भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां से हमें फाइनली दो इक्वेशंस मिल गई। तीसरी रॉ से आपको थर्ड इक्वेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि तीनों के तीनों 0 के बराबर है ना भाई मेरा प्यारा बेटे, तीनों के तीनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसलिए थर्ड इक्वेशन नहीं मिल सकती। तो हमें कौन कौन सी दो इक्वेशन मिल गई, वो तरीके से लिख दीजिए। आपको एक इक्वेशन मिल गई x + 4y प्लस का 2z, हमें एक इक्वेशन मिल गई x + 4y प्लस का 2z इक्वल टू 0। इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए।
और आपको दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई है, y प्लस का z इक्वल टू जीरो। क्या मिल गई है मेरा प्यारा बेटा, y प्लस का z इक्वल टू जीरो। दूसरी क्या मिल गई है, y प्लस का z इक्वल टू जीरो। इसको आप सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। तो हमें पहली इक्वेशन ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई। अब मैंने आपको स्टेप बताया था, क्या तरीकेकार है, आपकी चॉइस है। आप किसी भी वेरिएबल को k के बराबर एज्यूम करेंगे, ये आपके दायरे इख्तियार में आता है कि आपने सिंपल तरीके से किसी भी वेरिएबल को k के बराबर क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना है मेरा प्यारा बेटा। आपकी चॉइस है, सही है ना भाई। तो हम लोग लेट सपोज मैं, ये वाली इक्वेशन आसान इक्वेशन आ रही है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अल्लाह भला करे z की वैल्यू, सपोजिंग या सपोजिंग मैं z को k के बराबर सपोज करवा रहा हूं, तो मैं क्या कहता हूं, सपोज z इज इक्वल टू k, यानी कि मैंने z को k के बराबर सपोज कर लिया। सही है नहीं, आपकी चॉइस होती है, आपकी बिल्कुल चॉइस होती है मेरा प्यारा बेटा, सही है ना भाई। तो हमने z को k सपोज कर लिया। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहां पे z आ रहा है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, k पुट कर दूंगा, इक्वल टू जीरो का इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ k के बराबर आ गई। तो ऐसे हमें z भी मिल गया, k भी मिल गया। सिंपल तरीके से अब देखो इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर जाएंगे। इक्वेशन 1 में क्या आ रहा है, x प्लस 4y प्लस का 2z। तो x का x एज इट इज रहने दूंगा, प्लस का साइन एज इट इज, 4 का 4 एज इट इज। देखो y के अंदर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऑफ k। z की वैल्यू प्लस का 2z, तो z की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, z की वैल्यू आ रही है k के बराबर। z की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, k के बराबर, सही है ना भाई। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया x माइनस का 4k प्लस का 2k इक्वल टू जीरो। तो नेगेटिव 4k प्लस का 2k किसके बराबर होगा भाई, नेगेटिव का 4 प्लस का 2 के बराबर होगा नेगेटिव ऑफ 2k के इक्वल टू जीरो। तो अगर माइनस के 2k को दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2k बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, hence the required value of unknowns, hence the required value of unknowns, hence the required value of unknowns are, hence the required value of unknowns are, यानी कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अननोन्स क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2k के बराबर, y की वैल्यू आ रही है नेगेटिव ऑफ k के बराबर, z की वैल्यू आ रही है k के बराबर। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि हमने फाइनली अननोन्स को फाइंड कर लिया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, परेशान होने की कतई तौर पे जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। क्या आसान सा क्वेश्चन है कि आपके पास सिंपल तरीके से, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले रैंक को फाइंड आउट करना है। देखो इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है कि आपने सबसे पहले रैंक की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर तो आपका रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के मुकाबले में कम आ जाता है, अगर तो आपका रैंक का आंसर नंबर ऑफ अननोन्स के मुकाबले में कम आता है, इसका मतलब क्या, ये नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या, ये नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन है। तो आप करोगे क्या, आप सिंपल तरीके से आपका जो मैट्रिक्स होगा जिसपे आपको रैंक मिला, उससे अपनी दो इक्वेशंस को फॉर्म कर लोगे। क्या कर लोगे भैया, दो इक्वेशंस को फॉर्म कर लोगे, सही है ना भाई। उसके बाद आप किस स्टेप के ऊपर जाओगे, आप सिंपल तरीके से जितने भी आपके अननोन्स होंगे उन अननोन्स में से किसी को भी सपोज करवाओगे। फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे चॉइस थी, आपकी चॉइस है, आप एक्स को सपोज करवाओ, वाई को करवाओ, जेड को करवाओ। हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करिएगा ऐसे वेरिएबल को सपोज करवाएं जो कि आसान हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि इक्वेशन नंबर 2 जरा आसान है इक्वेशन 1 के मुकाबले में, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 के वेरिएबल्स को जरा कंसीडर कर लिया कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर y प्लस जेड, तो मैंने z को k के बराबर सपोज कर लिया, सही है ना भाई। और फिर जहां जहां z आ रहा था वहां पे k डाल दिया, तो मुझे y की वैल्यू भी मिल गई, मुझे x की वैल्यू भी मिल गई। इस तरीके से फाइनली हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब मुझे बताओ, ये बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है किसी बच्चे को, अब कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से मुझे बता दो मेरा बेटा। यहां तक अब किसी बच्चे को कोई मसला, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चे को और किसी भी किस्म का मसला है तो जल्दी से मुझसे पूछ ले मेरा बेटा। वो भाई इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया और हमारे पास ये पर्टिकुलर टर्म्स आंसर के तौर पे आ रही है। लास्ट में बस आपसे छोटी सी बात कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपनी मेहनत से लेक्चर डिलीवर करा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, लेक्चर समझ में आया, तो खुदा अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा। मेरे बेटा मैं बड़ी मसरूफ जिंदगी से टाइम निकाल के आपको लेक्चर बना के दे रहा हूँ, हालांकि मेरे पास जिंदगी में बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, बट स्टिल मेरी कोशिश ये है कि आप तमाम लोगों को क्वालिटी लेक्चर्स मिलते रहे इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने कॉलेज वालों से, अपने जो भी आपके अजीज अकारिब उनसे लेक्चर जरूर शेयर करिएगा। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।